Yes, this is the second part of lesson number 8, part history class 8, civilizing the natives and educating the nation. Before it, we have done already first part. Now we are going to start from education for commerce. In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch. डायरेक्टर्स जो थे कोर्ट के, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन में थी, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा। किसको? गवर्नर जनरल इन इंडिया, जो बाद में वाइसरॉय भी हमारे बने। इशूड बाय चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रेसिडेंट जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनके द्वारा ये इशू किया गया था, चार्ल्स वुड के द्वारा, और इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एजुकेशनल पॉलिसीज़ के लिए जो इंडिया में थी, फॉलो की जानी थी, उसके लिए आउटलाइनिंग्स दी गई थी। दे वर अगेन एंड अगेन, वंस अगेन दे वर they were saying that practical benefits are very much important. European learning is beneficial for the practical benefits as opposed to oriental knowledge. One of the practical use of the dispatch pointed was that economic मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड को, मनी को इकोनॉमिकली, मतलब हर जगह पे अपना वो बेनिफिट देख रहे थे। यूरोपियन लर्निंग, इट सेड दैट वुड दैट एनेबल इंडियंस टू रिकोगनाइज एडवांटेजेस। वो कहते हैं कि इंडियंस को इसका पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इसको रिकोगनाइज ही नहीं होगी इनके बेनिफिट्स, कि कैसे यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो फैल जाएगा, हमारा व्यापार फैल जाएगा। तो वो कहते हैं हमारे रिसोर्सेज जो कंट्री में धीरे धीरे अपने आप ही इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। हम अपने यूरोपियन वे के साथ ही यहाँ पर जो लोगों का टेस्ट डेवलप करेंगे, उनके डिज़ायर्स को डेवलप करेंगे, उनकी चीज़ों की डिमांड को, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ कर लेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे लोगों में? फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट, तो इंडियंस अपने आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, हमारी चीज़ों को खरीदेंगे, जिससे क्या होगा? वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप में अपने आप ही प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, फिर ये चीज़ें जब उनकी डिमांड यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड है, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इन्होंने बताया वुड्स डिस्पैच में, जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया। अब सेकंड एक और आर्ग्यू हुआ, यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल करेक्टर ऑफ द इंडियंस। इन्होंने कहा कि इंडियंस का मॉरल करेक्टर जो है वो भी इससे डेवलप होगा। तो मॉरल करेक्टर से क्या मीनिंग है? कि ये इंडियंस को बोलते थे कि इंडियंस जो ईमानदार नहीं है, गुड थिंकिंग वाले नहीं है, ट्रूथफुल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो कहते हैं अगर ये वाली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएगी तो लोग ये ट्रूथफुल हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएंगे। इनको फिर हम अपनी कंपनी में सिविल सर्वेंट्स भी रख सकते हैं, इनको अपनी जॉब्स भी दे सकते हैं। क्योंकि इनका मानना था कि द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, बल्कि यहाँ पर लोगों को सेंस ऑफ ड्यूटी भी नहीं है, कमिटमेंट अपने वर्क के लिए नहीं है। वो अपने जो डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके पास स्किल्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने के लिए होनी चाहिए, वो भी इस लिटरेचर में उनको नहीं मीन्स वो सीख नहीं सकते। तो 1854 में जब ये डिस्पैच किया गया, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ और बातें भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाई। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वर सेट अप द एक्सटेंट कंट्रोल ओवर द matters regarding education. Steps were taken to establish a system of university education. In 1857, while the spoil rose in a revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Mumbai. जब यहाँ पर 1857 में सिपॉयल्स जो थे वो मेरठ और दिल्ली में रिवोल्ट के लिए भर्ती हो रहे थे, उस टाइम फिर भी यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हो रही थी मुंबई में, बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। ठीक है, तो वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे थे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। अब डिमांड फॉर द मॉरल एजुकेशन, यहाँ पर
क्रिश्चियन मिशनरी ने भी अब 19th सेंचुरी में आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है, मिशनरी फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल, मॉरलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन। अब इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, इन्होंने अपनी क्रिश्चियन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने की बात की। इन्होंने कहा कि अगर मॉरल कैरेक्टर सुधारना है तो क्रिश्चियन एजुकेशन के साथ ही सुधारा जा सकता है। तो in 1813 the East India Company was opposed to missionary activity in India। इन्होंने इसको अपोज किया, ठीक है, प्रोवोक किया इन्होंने ये that reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India, unable to establish an institution within British controlled territories। तो ये यहाँ पर अनेबल हो गए थे, इसके वो नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर ब्रिटिश कंट्रोल था टेरिटरीज़ में, लेकिन बाकी सब जगह जैसे सहारनपुर का एरिया था और दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, इन सारे एरियाज़ में ये अपना मिशन क्रिश्चियंस का जो था वो नहीं डेवलप कर पाए। अदरवाइज़ उन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया कि वो जो हैं क्रिश्चियंस के धर्म को अपनाएं, राइट। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। अब लोकल स्कूल्स में क्या हुआ, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। अब 1830s में विलियम एडम ने क्या, स्कॉटिश मशीनरी थी जो टोड, इसको ये विलियम एडम जो स्कॉटिश से थे उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे बंगाल बिहार में टूर किया। अब यहाँ पर आकर उन्होंने क्या देखते हैं, वो इनको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजी गई, एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या देखा आगे कि एडम फाउंड दैट 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार, सिर्फ बंगाल और बिहार में ही 1 लाख पाठशालाएँ थी। तो स्मॉल इंस्टीट्यूशंस थे, नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच, जिनमें छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं थे। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दिस पाठशालास वाज कंसिडर्ड 20 लाख के करीब जो बच्चे थे वो इन पाठशालाओं में कंसिडर किए गए कि 1 लाख पाठशालाएँ थी, हर में नियर अबाउट 20 स्टूडेंट्स थे। एट टाइम दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर और गुरु। ये यहाँ पर लोकल कम्युनिटी शुरू कर लेती थी, वेल्दी पीपल शुरू कर लेती थी इंस्टीट्यूशंस को, और यहाँ पर टीचर और या गुरु इसको स्टार्ट कर लेते थे। सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल था। पाठशालाएँ एट दैट टाइम जो थी आज भी हैं वो, देवर नो फिक्स्ड फीस, उनकी फिक्स फीस नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, बिल्डिंग्स नहीं थी सेपरेट, उनकी बेंच चेयर ब्लैक बोर्ड कोई सिस्टम नहीं था, सेपरेट क्लासेस नहीं थी, रोल नंबर रजिस्टर्स नहीं थे, नो एनी एनुअल एग्जामिनेशंस, नो रेगुलर टाइम टेबल। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री, वहाँ पर ले ली जाती थी, किसी गांव के कॉर्नर में, शॉप में या टेंपल में ले ली जाती थी, या फिर टीचर के घर में ही ले ली जाती थी। और इनकम, पेरेंट्स की इनकम के ऊपर स्कूल की जो फीस है वो डिपेंड करती थी। रिच जो पे कर देते थे ज़्यादा और जो पुअर थे वो नहीं कर पाते थे। टीचिंग वाज ऑरल, तो गुरु डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है, ठीक है। बच्चों की, स्टूडेंट्स की ज़रूरत के अनुसार उनको पढ़ाया जाता था, और उनको अलग अलग क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि सबको इकट्ठा एक ही स्थान पर पढ़ा दिया जाता था। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो गुरु खुद इंटरेक्ट करते थे स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग लेवल्स पर सिखाने के लिए कि क्या सिखाया जाएगा। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, सिर्फ लोकल नीड्स के लिए ठीक है। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, और जब फसल पकती थी उस समय भी क्लासेस नहीं लगती थी। जो गांव के बच्चे थे वो खेतों में काम करते थे, तो फिर पाठशालाएँ फिर एक बार फसल कटने के बाद फिर से एक बार शुरू की जाती थी। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिलीज कुड स्टडी। इसका कारण ये था कि ताकि जो गांव के बच्चे हैं वो भी पढ़ सके, पीजेंट्स के गरीब किसानों के बच्चे हैं के परिवारों के, वो भी पढ़ पाएँ। अब क्या आया, न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। अब नए रूल्स बना दिए गए स्टडी के लिए। अप टू द मिड सेंचुरी 19th सेंचुरी द कंपनी वॉज कंसर्नड प्रिमिलरली विद हायर एजुकेशन। अब इन्होंने लोकल पाठशालाओं में कुछ फंक्शंस बना दिए, उनमें इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन।
अब इसको इन्होंने वर्नाकुलर एजुकेशन का सिस्टम जो थोड़ा सा ठीक करने का सोचा, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की इन्होंने। अब इन्होंने इम्पोज द रूटीन्स, इस्टेब्लिश रूल्स, इंश्योरिंग रूरल इंस्पेक्शंस, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर इम्पोर्टेंट कर दिया। हाउ वॉज दिस टू बी डन? अब जो पाठशालाएँ यहाँ पर खुली, उनमें क्या था कि कंपनी ने अपने अंडर कर लिए थे। नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट पंडित्स जो अपॉइंट किए गए, जो कि कॉलेजेस को जो जिनको चार्ज दिया गया कि वो स्कूल्स को 5 स्कूलों को लुक आफ्टर करेंगे। पंडित पाठशालाओं में जाएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करेंगे, उनको पीरियोडिक रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ेंगी एंड अकॉर्डिंग टू द रेगुलर टाइम टेबल स्कूल चलेंगे। ठीक है, उनको टीचिंग होगी जो उनकी अब टेक्स्ट बेसिस होगी, उसके लिए बुक्स लगाई जाएंगी, एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम होगा और स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन अ फिक्स्ड सीट्स, ओबे द न्यू रूल्स ऑफ द डिसिप्लिन। अब पाठशालाओं में जो है नए रूल्स वहाँ पर आगे गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए, और ये जो पाठशालाएँ थी वो किसकी सपोर्ट से चलती थी? गवर्नमेंट ग्रांट्स के साथ। ठीक है, न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। Over time, gurus were wanted to retain their independence, found it difficult to compete with the government added and regulated पाठशाला। अब ये जो गुरु जिन्होंने घर घर खोली हुई थी अपनी पाठशाला, उनको लगा कि अपनी आज़ाद पाठशाला, अपनी खुद की पाठशाला खोलनी अब मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड और रेगुलेट पाठशालाओं के मुकाबले उनकी जो पाठशाला है वो अब नहीं चल सकती। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड एन अदर कॉन्सिक्वेंसेज, अब उनके अलग अपने कॉन्सिक्वेंसेज थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो पुअर पीजेंट फैमिलीज थी उनके बच्चे अब नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि वो इतनी फीस दे पाते थे, ना ही उनको जो टाइम टेबल था वो फ्लेक्सिबल नहीं था अब। ठीक है, तो वहाँ के जो बच्चे, उनको खेतों में भी जाना होता था, इसलिए वो स्कूल में नहीं जा पाते थे, तो उनकी जो कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है वो पीछे रह जाती है। द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, अब जो नेशनल एजुकेशन का एक एजेंडा था वो ये था, ब्रिटिश ऑफिसर्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ही नहीं थे जो इसके लिए सोचते थे। द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में से आए जिन्होंने इसके बारे में सोचा। दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स को और स्कूल खोलने के लिए बोला और यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए बोला, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चने के लिए बोला। अब आप यहाँ पर पढ़ोगे कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 9 है वहाँ पर भी बताया गया कि देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, उन्होंने लेकिन इसके एजुकेशन के अगेंस्ट भी थे, जो जिनमें आ जाते हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऐसे दो इंडिविजुअल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से। उन्होंने क्या कहा? इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। अब महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक कॉलोनियल एजुकेशन है, क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड ऑफ द इंडियंस। ठीक है, कहते हम अपनी सभ्यता से, अपने वेस्टर्न कल्चर से, अपने ही कल्चर से हम दूर होते जा रहे हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो सुपीरियर हो रही है, और हमारा अपना प्राइड, जो हमारा कल्चर जिसके ऊपर हम अपना प्राइड फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें एक पॉइजन के समान, ये हमारी एजुकेशन में एक पॉइजन के समान हो रहा है, और ये हमारे लिए पाप है। अब वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश जो रूलर्स हैं वो अपनी एजुकेशन को यहाँ पर लाकर हमारी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कैन हेल्प इंडियंस रिकवर दियर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उनकी सेंस ऑफ डिग्निटी और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो मेंटेन करे, ऐसी एजुकेशन वो चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी अनस्लेव। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस और टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। वो कहते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस को ही मीडियम ऑफ टीचिंग रखना चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश, वो कहते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये स्ट्रेंजर इन देयर ऑन लैंड, कि वो हमें अपने ही धरती पर हमें स्ट्रेंजर्स बना देगी। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, हम फॉरेन लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे, डिस्पाइटिंग लोकल कल्चर, अपने लोकल कल्चर की जगह। द इंग्लिश एजुकेशन डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मासेस। ठीक है, वो कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ये हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से ही खुद दूर हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी फोकस करते हैं कि
फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ऑरल नॉलेज। वो कहते हैं रीडिंग और राइटिंग होनी चाहिए कि ऑरल नॉलेज की जगह पर। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रादर देन लाइव एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। वो कहते हैं कि हाँ, कि नॉलेज होनी चाहिए वैल्यू की, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज की। वो एजुकेशन के लिए वो कहते हैं कि एजुकेशन एक माइंड और सोल का जो डेवलपमेंट है, डेवलप करना है, ना कि सिर्फ लिखने को और पढ़ने को ही हम बोल सकते हैं कि ये एजुकेशन है। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड। उनको अपने हाथों से काम करना चाहिए, क्राफ्ट करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को ऑपरेट करना चाहिए, अपने माइंड को चलाना चाहिए और अपनी कैपेसिटी को समझना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम जो है इंग्लिश में ना होकर अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। वो इस फेवर में थे कि इंडियन लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में ही स्टडी होनी चाहिए। अब दूसरे आते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हैं थिंकर, वो हैं टैगोर, अवार्ड ऑफ पीस। अब यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो स्टार्टेड एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया था उन्होंने 1901 में। जब वो बच्चे थे वो कहते कि मैं स्कूल से बहुत नफरत करता था, मुझे वहाँ पर जाना सफोस्टिकेटिंग और ऑप्रेसिव लगता था, मैं खुद से कंफर्टेबल फील नहीं करता था। वो कहते हैं कि मुझे एक जेल की तरह स्कूल लगता था। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ टैगोर माइंड वुड वेंडर अवे। कहते मेरा दिमाग वहाँ से भाग जाना चाहता था, जो टीचर्स पढ़ाते थे वो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ता था। ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप्ड टैगोर्स आइडियाज ऑफ द एजुकेशन। वो नहीं चाहते थे कि हाँ स्कूल ऐसा हो कि यहाँ पर बच्चे मतलब मुश्किल से पढ़ें, उनका मन ना लगे। वो चाहते थे कि ऐसा स्कूल हो जहाँ पर बच्चे खुश रहें, वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ऑन थाट्स एंड डिज़ायर्स। क्योंकि अपने बच्चे जो हैं वो अपने थाट्स को एक्सप्लोर कर सकें, अपने आइडियाज़ को वहाँ पर दे सकें, डिज़ायर्स अपनी वो जी सकें। ऐसे स्कूल होने चाहिए। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड और टू बी टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। ये जो बचपन है वो सेल्फ लर्निंग का टाइम होता है, आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन जो है स्कूल सिस्टम में, वो कहते बाय द ब्रिटिशर्स, वो नहीं होना चाहिए। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव होने चाहिए, इमेजिनेटिव होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चों को वो समझ सकें। बच्चों की क्यूरियोसिटी को जो उनमें अंदर डेवलप होती है, उनको उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप करने में सहायक होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर द existing school killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. Tagore was the view Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. So he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta. अब क्या होता है कि जो टैगोर हैं वो चाहते हैं कि क्रिएटिव लर्निंग जो है वो उसको इनकरेज करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो इसलिए उन्होंने अपना एक स्कूल खोला 100 किलोमीटर्स इन कलकत्ता, फ्रॉम कलकत्ता, जिसका नाम था अवार्ड ऑफ पीस। एन अवार्ड ऑफ पीस मीन्स शांति निकेतन। ठीक है। वी आर लिविंग इन हारमोनी विद नेचर। यहाँ पर हम नेचर के साथ रहे, बच्चे कल्टीवेट करें दियर नेचर क्रिएटिविटीज़। इसलिए उन्होंने अपना एक शांति निकेतन नाम का स्कूल खोला कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। देयर वर हाउ एवर डिफरेंसेस टू। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्कशिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। वो इनके खिलाफ थे कि जो मशीनों और टेक्नोलॉजी के साथ काम किया जाता है। लेकिन जो टैगोर हैं वो चाहते हैं कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद दैट व्हाट ही सॉ द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है। वो कहते हैं कि मिंगल अप होना चाहिए, वेस्टर्न और इंडियन कल्चर जो है वो दोनों मिंगल अप हो जाने चाहिए, ताकि यहाँ पर इंडिया को भी डेवलप किया जा सके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इनको भी डेवलप किया जा सके। शांति निकेतन में भी वो चाहते हैं कि अलॉन्ग विद द आर्ट एंड म्यूजिक एंड डांस, इनके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ द नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशनड। सम वांटेड चेंजेस इन द सिस्टम up by the Britishers and felt that the system could be extended as to include wider section of the people.
तो कुछ अल्टरनेटिव सिस्टम चाहते हैं, कुछ यही सिस्टम चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया गया ही हो। तो एजुकेशन इन द कल्चर वॉज ट्रूली नेशनल। तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो एजुकेशन इन टू द कल्चर ये ट्रूली नेशनल होना चाहिए। हु वॉज टू डिफाइन what was truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. आज़ादी के बाद तक भी जो ट्रूली नेशनल एजुकेशन के बारे में बात है, उसके बारे में जो डिबेट है नेशनल एजुकेशन के बारे में, वो टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये कंटिन्यू ही रही। नाउ यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप सुन लेना, ठीक है। दैट्स फाइन, थैंक यू।